नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने हम आते हैं और वह श्रृंखला आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई है। बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा गया है, बहुत सारी परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनको देख करके उन प्रश्नों को चुना गया हमारी टीम के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिनको भी हमने अपनी विषय वस्तु में शामिल किया है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न आज की श्रृंखला का लिया गया है, निम्न में से किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? फार्मोसा नाम किस देश का था पूर्व में, ये पूछा गया है। और 4 विकल्प यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है ताइवान, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है इराक और चौथा है म्यांमार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ताइवान। ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा, याद रखिएगा, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। बचे हुए 3 विकल्पों पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो ताइवान का पुराना नाम हो जाएगा फार्मोसा, ये भी याद रखिएगा। और थाईलैंड का पुराना नाम हो जाएगा श्याम, कहीं कहीं पर इसको सियाम भी लिखा गया है, यह भी आपको याद रखना है। और इराक का पुराना नाम हो जाएगा मेसोपोटामिया, यह भी आपको याद रखना है, मेसोपोटामिया। और म्यांमार का पुराना नाम बताया गया है बर्मा। तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए, 4 देशों के आप पुराने नाम यहां पर जान गए। अगर आपसे पूछा जाता है ताइवान का पुराना नाम बताइए तो आप बताएंगे फार्मोसा है, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम या सियाम है, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अगला प्रश्न हमारा है आज की श्रृंखला का, किसका सही सुमेलन नहीं है? यहां पर 4 देश दिए हुए हैं, ये देश है और ये राजधानी दी हुई है, राजधानी। तो यहां पर किसका सुमेलन नहीं है? हमारी टेस्ट सीरीज में प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से पूछें जिनका नहीं उत्तर पूछा जा रहा है, नहीं में उत्तर देना है आपको। तो यहां पर हमने इसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि गलती की संभावना बढ़ जाती है ऐसे प्रश्नों में। देश और राजधानी, तो माली की राजधानी बमाको है, ये बिल्कुल सही है। लाटविया की राजधानी रीगा है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्यूबा की राजधानी हवाना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है, नहीं पूछा गया आपसे, बोलीविया की राजधानी बाकू नहीं है, बोलीविया की राजधानी है लापाज, बोलीविया की राजधानी लापाज। अब बाकू किसकी राजधानी? तो आप बताएंगे अजरबैजान की राजधानी बाकू है। 4 विकल्प यहां पर दिए हैं, चारों पे चर्चा हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जब फलों की जेली बनाई जाती है तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है साइट्रिक अम्ल, दूसरा विकल्प है मैलिक अम्ल, तीसरा है टार्टेरिक अम्ल, यह भी आपको याद रखना है, टार्टेरिक अम्ल। और चौथा हमारा जो विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग सामान्यतः फलों की जेली बनाने में किया जाता है। और साइट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है? तो साइट्रिक अम्ल हमें नींबू में मिलेगा और खट्टे फलों में मिलेगा। मैलिक अम्ल कहां मिलेगा? तो यह सेब में पाया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल कहां पाया जाएगा? तो यह अंगूर में भी पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है, यह भी याद रखना है, आदि फलों में पाया जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पाया जाता है? तो मानव के पेट में पाया जाता है, मानव के पेट में पाया जाता है और यह पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी आज की श्रृंखला का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 4 फसलों के नाम यहां पर दिए गए, 4 फसल उत्पाद विकल्प में है और आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। पहला विकल्प है गेहूं में, दूसरा विकल्प है चावल में, तीसरा विकल्प है ज्वार में और 5वां और अंतिम विकल्प है मक्का में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मक्का में। मक्का और ज्वार को मोटे अनाजों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा श्री अन्न शब्द मोटे अनाजों के लिए दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। गेहूं रबी की प्रमुख फसल है, रबी की प्रमुख फसल है, यह भी आपको याद रखना है। चावल या धान खरीफ की प्रमुख फसल है,
खरीफ की प्रमुख फसल है, यह भी आपको याद रखना है। ज्वार खरीफ और रबी दोनों की है, खरीफ और रबी दोनों की फसल है। मक्का भी खरीफ और रबी दोनों की फसल है, याद रखिएगा, खरीफ की भी फसल है और रबी की भी फसल है मक्का, यह भी आपको याद रखना है। खरीफ और रबी की जो फसल है मक्का है। आगे बढ़ते हैं, आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है गुजरात में, राजस्थान में, या उत्तराखंड में, या असम में। असम है, यहां पर असम लिख गया है, बहुत थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हम इसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। असम याद रखना है आपको, असम में। 4 विकल्पों में सही जवाब है गुजरात में। नल सरोवर जो वन्यजीव अभयारण्य है ये गुजरात राज्य में स्थित है। बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। राजस्थान में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो इनमें से जो प्रमुख है वो कौन कौन है? सरिस्का भी है, ये भी याद रखना है, और मुकुंदरा हिल्स भी है, मुकुंदरा हिल्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कौन है? तो उत्तराखंड में रामगंगा, जिसे पहले हम लोग जानते थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, फिर उसके पूर्व उसका नाम हैली नेशनल पार्क था, यह भी याद रखना। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड। असम में कौन है? तो असम में मानस भी है, यह भी आपको याद रखना है। मानस के अलावा कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहता है कांजीरंगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज की श्रृंखला का जो हमारा अगला प्रश्न है, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहां किया गया था? कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहां किया गया था? 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। वाराणसी में, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, गोरखपुर में, संभल में, या बांदा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है संभल में। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास संभल में किया गया था। कल्की अवतार की कल्पना भारत की जो सनातन परंपरा है उसमें अवतारवाद में बताई गई है, यह भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेशानुसार पद से हटाया जा सकता है? यहां पर याद रखना है, पद से हटाने की बात हो रही, ना कि नियुक्ति की। 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है राज्यपाल, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यह भी आपको याद रखना है, और चौथा और अंतिम विकल्प है मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व पद से आदेशानुसार हटाया जा सकता है। अब आपसे सामान्यतः यह पूछा जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। और पद से कार्यकाल के पूर्व हटाएगा कौन? तो आपको बताना है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कार्यकाल समाप्ति के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, टीला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो टीला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदियां हैं? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, गंगा, घाघरा, यमुना और नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है घाघरा। घाघरा की सहायक टीला, सेती और बेरी आदि नदियां हैं। और स्वयं में घाघरा किसकी सहायक है? तो घाघरा गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक नदी है, यह भी आपको याद रखना है। गंगा स्वयं में भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, यह भी आपको याद रखना है। और मैं पूर्व के वीडियो में बता भी चुका हूं कि गंगा को वर्ष 2008 में घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और भारत की सबसे बड़ी नदी भी गंगा है। यमुना गंगा की सहायक है, यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, यह भी याद रखना है। और इनका संगम कहां होता है? तो प्रयागराज में। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो यमुना है, याद रखना है आपको। ठीक है, नर्मदा ये प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है।
और यह मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश जबलपुर से और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी बिंद तथा सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से होकर के गुजरने वाली प्रमुख नदी है, अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? सामान्य अध्ययन में आपसे कोई संगठन पूछ लिया जाता है, कोई संस्था पूछ ली जाती है, उसके स्थापनाकर्ता कौन है ये पूछ लिए जाते हैं, कोई आदर्श वाक्य पूछ लिया जाता है, तो वहां से प्रश्न लिया गया है वर्ष 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 4 विकल्प यहां पर दिए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है आधुनिक भारत का मनु, इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। विधि निर्माण करने के लिए इनको उपमा दी गई है और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, भी आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू का सामान्य परिचय कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला, भारत की कोकिला कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और यहां से 2 प्रश्न बनते हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की स्वर कोकिला बताइए, भारत की स्वर कोकिला बताइए, स्वर कोकिला बताइए, तो स्वर कोकिला के लिए आपको जवाब देना है, स्वर कोकिला के लिए आपको जवाब देना है लता मंगेशकर। स्वर कोकिला कौन थी? तो लता मंगेशकर थी। और केवल कोकिला आपसे पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारी अगला प्रश्न है, जो आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, कैलाश सांकला, कैलाश सत्यार्थी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन नाम से एक संस्था का गठन किया था। बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करेंगे। कैलाश सांकला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। और वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। भगत सिंह ने एक नारा बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था, जो हजरत मोहानी जी के द्वारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वैसे नारा था किसका? तो आपको जवाब देना है हजरत मोहानी का था, याद रखिएगा। हमारी आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताते रहिएगा। हमारी पूरी टीम आपके सुझावों पर नजर बनाए हुए हैं, उनको हम आगे आने वाले पाठ्यक्रम में निरंतर शामिल कर रहे हैं और आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। इसके लिए आपका मैं एक बार पुनः सहृदय धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।